अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम। इससे पहले हमने देखा है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन थी, क्या हिस्ट्री थी, क्या यूजेस थे और उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे। इसके अलावा हमने उसकी वर्किंग देखी कि किस तरह इनपुट ऑपरेशन से लेकर आउटपुट ऑपरेशन तक हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग परफॉर्म करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम इसकी फर्स्ट टाइप है। तो इसकी तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम रेफर्स टू अ कंप्यूटर वेयर ओनली वन सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क एंड मैनेजिंग ऑपरेशन। यानी कि ये इस तरह का प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम है और उस कंप्यूटर सिस्टम के पास एक ही सीपीयू है। अब सीपीयू ये नहीं होता जो आप फिजिकली देखते हैं कि ये सीपीयू है, नहीं। सीपीयू के अंदर ये पूरे एक केस के अंदर, ये टावर केस जो होता है, इसके अंदर हमारे पास एक बोर्ड होता है, ठीक है, एक चिप होती है। वो सीपीयू हमारे पास कहलाती है और वो जो सीपीयू है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है हमारे टास्क को और मैनेज करता है जितने भी ऑपरेशंस उस कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसका पर्पस क्या है कि टिपिकली यूज्ड इन सिंपलर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, सिंपल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जिसमें हमारे पास ऑपरेशन बहुत आसान हो, और स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, और जिसमें के स्मॉल स्केल एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चेकिंग ईमेल, ईमेल को चेक करना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि राइटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स, आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स को लिखना। ये बहुत सिंपल सिंपल काम है। अगर आप इस तरह के काम इसे असाइन करेंगे जिसके लिए हमें कोई सुपर कंप्यूटर या किसी फास्ट वर्किंग की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और उनका वर्कलोड भी इजीली हैंडल कर लेगा। अब इसके एडवांटेजेस जो आते हैं, इसमें क्या आते हैं कि एक तो ये सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही सीपीयू है, तो उसका इसकी कॉस्ट भी कम है। इजी टू मैनेज है, आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल टास्क क्योंकि इसने परफॉर्म करने हैं, तो इस तरह के टास्क ये सिर्फ परफॉर्म कर सकता है जिसके अंदर हाई कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत नहीं होती। मैंने पहले कहा कि आपके पास जहाँ पर हाई प्रोसेसर्स की ज़रूरत नहीं है, फास्ट प्रोसेसर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ सिंपल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, सिंपल काम करने हैं। तो सिंपल कामों के लिए ये क्या कहते हैं, बहुत अच्छी वर्किंग परफॉर्म करेगा। अगर आपके पास कोई इस तरह का काम है जो बहुत ज़्यादा लोड के साथ है, तो ये उसको मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। यही इसका एक डिसएडवांटेज भी बनता है कि इसकी प्रोसेसिंग पावर कम है। अगर आप इसे बड़ा कोई काम दे देंगे तो ये उसको नहीं परफॉर्म कर सकेगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास आपका सीपीयू जो है वो ख़राब हो जाता है, तो आपके पास तो एक ही सीपीयू था ना कंप्यूटर में, अगर आपका वो सीपीयू ख़राब हो जाता है तो बाकी का काम कौन करेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो काम होगा कंप्यूटर का, उसमें क्या आ जाएगा, डिले आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ रिडंडेंसी है और फेल ओवर मैकेनिज्म है कि अगर कोई फेल भी हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपकी वर्किंग जो है वो कम पड़ जाएगी, आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका लास्ट आता है वो ये आता है कि आपका जो परफॉर्मेंस बॉटल नेक है ना, वो बहुत कम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, ठीक है। बॉटल नेक फॉर कम्प्लेक्स टास्क, कि आपका पूरा सिस्टम तो उसके पीछे ही था, ठीक है। आपका पूरा सिस्टम तो एक ही सीपीयू पर डिपेंड कर रहा था, तो अब वही सीपीयू ख़राब हो गया है, तो आपका जो वो टास्क आपने परफॉर्म करने के लिए कहा हुआ है वो लैग हो गया, ठीक है। अब आप वो टास्क ही परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको पहले सीपीयू को सही करवाना पड़ेगा, उस पर कॉस्ट लगानी पड़ेगी, इसके अलावा आपका अपना टाइम कंज्यूम होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये ना कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो इस सिस्टम के थे, यानी सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो आपके सामने है। अब इसमें प्रोसेसर कितने यूज़ होते हैं, हमने ये बात की कि एक ही कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के बाद के पास एक ही सीपीयू है। अब उस सीपीयू में जो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर एक चिप बोर्ड होता है, तो अब उसके अंदर प्रोसेसर कितने हैं कि एक ही प्रोसेसर भी है फर्दर, ठीक है। अब ये सीपीयू है ना, इस सीपीयू में फर्दर सिर्फ एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है। मैं इसे P1 के नाम से यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है। एक ही कंप्यूटर है और उसमें एक ही सीपीयू है, फर्दर उसमें एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है। तो क्योंकि प्रोसेसर सिंगल है, इस वजह से भी इसकी जो हमारे पास परफॉर्मेंस है वो कम है। तो विजुअली आप इसे इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मैंने अभी ऊपर कहा। तो सिंगल प्रोसेसर जो सा होता है वो एट अ टाइम एक ही टास्क हैंडल करता है और सिक्वेंशियली हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है।
यानी कि आप अगर फर्ज करें टास्क 1 आया सीपीयू के पास, तो उसने इसे परफॉर्म करना शुरू करना है। लेकिन अगर कोई टास्क 2 आता है और वो कहता है मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है, अब यहाँ पर प्रायोरिटी वर्क करेगी, तो उसने टास्क 1 को छोड़ना है और टास्क 2 को परफॉर्म करना शुरू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सी हमारे पास टाइप्स आएंगी उसमें देखेंगे कि ये चीज़ कैसे वो हैंडल करेगा। और जैसे ये वाला टास्क इसका ख़त्म होता है ना सीपीयू का, तो फिर वो टास्क 1 पे रिटर्न होता है और उसको दोबारा से करना शुरू करेगा। ये थी हमारी टाइप 1। अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने कहा था कि आप ऐसे फर्ज कर लें कि आपके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के पास एक ही सीपीयू है और उस एक सीपीयू के अंदर एक प्रोसेसर था जो कि सारी वर्किंग परफॉर्म करता था अकेला। अब आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स दैट वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट टास्क कंकरेंटली। कंकरेंटली का मीनिंग क्या होता है? एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, जो हमने इसकी पिछली टाइप देखी थी सिंगल में, उसमें हमने कहा था एक ही कंप्यूटर है जिसमें एक ही सीपीयू और उसके पास सिर्फ एक ही प्रोसेसर है जिसका नाम था हमारे पास P1। ठीक है, अब वो P1 क्या करता था, एक ही टास्क था हमारे पास, उसी टास्क को लेता था पहले, उसको परफॉर्म करता था और फिर दूसरे टास्क पे जाता था। और अगर किसी में प्रायोरिटी आ जाती थी तो पहले को छोड़ के पहले जो सेकंड वाला आया होता था उसे परफॉर्म करता था और फिर फर्स्ट पर दोबारा रिटर्न कर जाता था। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा। ये जो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि ये कह रहे हैं एक कंप्यूटर है आपके पास, उसके पास एक ही सीपीयू है, लेकिन उस एक सीपीयू के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि टास्क 1 आया था सीपीयू के पास, तो सीपीयू के प्रोसेसर 1 ने उसके ऊपर क्या किया, वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान अभी वो वर्किंग परफॉर्म कर रहा था कि सेकंड टास्क भी आ गया। तो सेकंड टास्क को P1 ने कहा कि मैं तो अभी बिजी हूँ, तुम P2 के पास चले जाओ। तो P2 ने उसे एट द सेम टाइम परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब एक ही टाइम पर दोनों टास्क पर वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, मल्टीटास्किंग स्टार्ट हुई। मल्टीपल प्रोसेसर्स की वजह से क्या हुआ था, मल्टीटास्किंग स्टार्ट हो गई थी। आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, उस एक कंपनी में एक ही आदमी पहले, ठीक है, ये मैं सिंगल प्रोसेसर की एग्जांपल देने लगी हूँ। एक कंपनी है, उसमें एक ही आदमी है, उसी को सारा काम करना पड़ रहा है, मैनेजर भी वो खुद दिया, ऑनर भी वो खुद दिया, सारा काम वो खुद ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर यही उस एक कंपनी के अंदर उस एक के अलावा 2-3 और एम्प्लॉयज आ जाएं, ठीक है, तो वो खुद तो ऑनर होगा और उसके अलावा 2-3 और जो लोग होंगे उनके साथ उनसे बाकी के काम भी करवाएगा। ठीक है, वो खुद क्या कर रहा है, वो खुद सेल्स और टैक्स का कर रहा है काम, और उसने सेकंड वाले को कह दिया कि तुम ये वाला काम कर लो, एट द सेम टाइम थर्ड वाले को उसने कोई और काम कह दिया। तो इस तरह से एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्किंग हो रही है। इसी तरह ये मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, इसमें एक टाइम पर मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्किंग कर रहे होते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, डिज़ाइन टू इनहेंस, किस लिए डिज़ाइन किया गया है, इनहेंस करने के लिए किसे, परफॉर्मेंस को, और मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में हल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। और इम्प्रूव इसने किसको किया था, एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर को। ठीक है, एडवांटेजेस इसके फिर क्या बन गए इस हिसाब से कि उसकी प्रोसेसिंग पावर और स्पीड तेज़ हो गई, क्योंकि जो काम पहले 4 मिनट में होता था, लेट्स से कि T1 जो आपका टास्क 1 है और T2 जो आपका टास्क 2 है, अगर वो सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट में वर्क कर रहा होता, ठीक है, ये सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम है और ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मैंने लिखा है। ठीक है, ये दोनों टास्क 2-2 मिनट ले रहे हैं कंप्लीट होने के लिए। तो सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट इन दोनों टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 4 मिनट्स। जाहिर सी बात है उसने पहले एक टास्क परफॉर्म करना और फिर दूसरा। जबकि जो मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट है, सिस्टम है, वो क्या करेगा, वो 2 मिनट में ही इसे कंप्लीट कर देगा, क्योंकि वो दोनों टास्क को एक साथ सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्किंग करता है और इसकी स्पीड भी तेज़ है। इसके अलावा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं। कैसे कि अगर मेमोरी का एक हिस्सा एक प्रोसेसर के पास है ना, तो वो दूसरा हिस्सा दूसरे प्रोसेसर को असाइन कर देगा, इस तरह वेस्ट भी नहीं होगी मेमोरी आपकी। ठीक है, और थर्ड जो इसका एडवांटेज आता है वो क्या आता है कि मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है।
इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? जाहिर सी बात है, जब आपके पास प्रोसेसर ज़्यादा हो जाएंगे एक सीपीयू के अंदर तो उसके डिज़ाइन में, उसके आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। टास्क 1 टास्क 2 हमने कह तो दिया कि P1 P2 के पास जाएगा, लेकिन P1 और P2 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, किस तरह से वो उसके पास पहुंचेगा, कैसे वो पहले के पास जाएगा और फिर दूसरे के पास जाएगा, ये चीज़ क्या करती है कि सिस्टम के डिज़ाइन की कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा दोनों प्रोसेसर आपस में कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, कि किस तरह उसको पता चलेगा P1 को कि P2 हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल P1 फ्री हो गया अब और अगर P2 के पास कोई टास्क है, फिर P1 के पास एक और टास्क आता है और वो फिर उसे P2 के पास भेजता है, लेकिन P2 तो अभी भी फ्री नहीं हुआ, तो वो वाला टास्क कहाँ जाएगा, यानी एट द सेम थर्ड टास्क फिर कहाँ जाएगा। तो इस तरह से कुछ सिंक्रोनाइजेशन में भी क्या आ रहा था, मसला आ रहा था। और उसके अलावा क्योंकि इसमें प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, इसलिए उन प्रोसेसर्स की वजह से इसकी कॉस्ट भी क्या थी, ज़्यादा हो गई थी। अब नंबर ऑफ प्रोसेसर जो से हैं इसके अंदर फ्यू टू सेवरल, यानी लाजमी नहीं कि दो ही प्रोसेसर्स हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं एक सीपीयू के अंदर। अब आप देखें, आपका जो से आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर कितने बिट के प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं। 32 बिट प्रोसेसर भी होते हैं, ठीक है, 64 बिट प्रोसेसर, 86 बिट प्रोसेसर, ये सारे प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। तो ये बिट प्रोसेसर्स का मतलब तो ये आ गया ना कि वो इतने बिट की मेमोरी जो है वो एट द सेम टाइम इतने बिट्स पर वर्किंग करते हैं, ठीक है। 32 बिट प्रोसेसर एक टाइम में 32 बिट्स के साथ वर्किंग करता है। और आपके जो 64 बिट है उसकी रेंज फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 64 बिट बहुत ज़्यादा होती है। एक बिट जो है आपके पास, अगर आप उसको 2 की पावर में लिखना शुरू करते हैं, जैसे हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी रेंज आती है ये। तो 86 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग इस हद तक परफॉर्म वो करते हैं। अब विजुअल्स इसकी ऐसे ही हैं जैसे मैंने ऊपर आपको स्टार्ट में ये बना के दिखाई थी, कुछ इस फॉर्म में, कि आपका एक ही कंप्यूटर है, उसके पास एक सीपीयू है, लेकिन उस सीपीयू के अंदर कितने हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। तो ये मल्टीपल प्रोसेसर एक ही टाइम में बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और दोनों प्रोसेसर्स या तीनों या चारों जितने भी आपने प्रोसेसर लिए हैं, हर प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, और सारे प्रोसेसर्स आपस में कोलैबोरेट करके भी कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि टास्क 1, और टास्क 1 एक ऐसा टास्क है जो बहुत बड़ा है, तो P1 फिर कहता है कि हाफ हिस्सा इसका मैं कर लेता हूँ, और P2 हाफ हिस्सा उसका परफॉर्म करेगा। इस तरह से भी ये वर्किंग परफॉर्म करते हैं कोलैबोरेट करके।